आता हूँ। अंकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तशरीफ रखिए। आवाज़िश कैसी हो बेटा? ठीक हो अंकल? बड़े दिनों के बाद ज़ेबी बेटी से मुलाकात हो रही है। आप भी तो बड़े दिनों बाद अंकल आए हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन पता नहीं क्यों अब इस घर में मैं खुद को बेगाना सा। आप बेगाने कब से हो गए गुलजार? जाओ बेटे, अंकल के लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो। ठीक है। बेगम साहिबा के घर में इतने बड़े बड़े फैसले हो गए और हमें खबर तक नहीं होने दी। इन बातों का मुझे अब भी कोई भरोसा नहीं है गुलजार। क्यों? अलाउद्दीन खान तो मुझे ये बता रहे थे कि आपकी बात तय हो चुकी। उनकी तरफ से हो गई होगी, मेरी तरफ से अभी नहीं। मसला क्या है? हमारे बीच 7 समंदरों के फासले हायल हैं गुलजार। 7 समंदरों के फासले? मैं कुछ समझा नहीं। उनका बेटा मेरी बेटी को शादी के बाद बाहर ले जाने पर अड़ा हुआ है। ये तो उनका शुरू ही से प्रोग्राम था। लेकिन अलाउद्दीन लाला ने मुझे जुबान दी थी। उनका कहना था कि वो किसी न किसी तरह बदर को यहाँ ठहरने पर मजबूर कर लेंगे। ये उनका वादा और मेरी शर्त थी। और अब वो अपने वादे से फिर रहे हैं। ये तो सरासर धोखा है, बिल्कुल मजाक है। इन लोगों ने तो सारी उम्र मेरी हंसी उड़ाई है। इन्होंने हमेशा मेरे साथ यही सलूक किया गुलजार। ये दोस्ती नहीं दुश्मनी है बेगम साहिबा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सब कुछ जानते हुए भी आप उनकी बातों में आ कैसे गई? ये खान बहादुर साहब की वसीयत थी, लेकिन इस खानदान के लोग मुझे सारी उम्र रुलाते ही रहे। इन बातों की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके लिए न रिश्तेदारों की कमी है और न रिश्तों की। रिश्ते तो आ ही जाएंगे, लेकिन ज़ेबी के बाप की वसीयत। ये पुराने वक्तों की फरसूदा बातें हैं बेगम साहिबा। हमें पीछे की तरफ नहीं देखना, बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करना है। आप उन लोगों का ख्याल दिल से निकाल ही दें तो बेहतर है। लेकिन अब तो मैं अलाउद्दीन लाला को 1 हफ्ते की मोहलत दे चुकी हूँ। उनका कहना है कि वो बदर को यहाँ ठहरने पर मजबूर कर लेंगे। चलो देखते हैं। ये 1 हफ्ता भी गुजर जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैंने सुना है कि अली आजकल बहुत आता जाता है यहाँ। सुना नहीं अंकल, आपने उसे खुद यहाँ देखा होगा। हाँ, वो चंद दिन पहले जब मैं बेगम साहिबा से मिलने आया था तो वो यहाँ पे मौजूद था। आपके भतीजे को मैंने अपनी बिल्डिंग का काम सपुर्द किया। लेकिन मेरा भतीजा तो मेरी फर्म छोड़कर चला गया। लेकिन जिस वक्त उससे मैंने बात की थी उस वक्त वो आपके पास था। और मैं एक मर्तबा जिस पर एतबार कर लेती हूँ, फिर वो एतबार हमेशा के लिए होता है। आपकी मर्जी, लेकिन कल को अगर कोई मसला पेश आया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। उन लोगों से अब मेरा कोई लेन देन नहीं। अजीब बात है अंकल, अपने भाई अपने भतीजे से आपका इस किस्म का रवैया। खून के रिश्ते अलग होते हैं बेटा, और व्यापार के अलग। उन लोगों से मैं हमेशा एक फासले पे रहा हूं। अच्छा वो मिस्टर सीएसपी साहब, तुमसे मुलाकात तो हो गई, अपनी पोस्टिंग के बारे में नहीं बताया तुमने। खुशकिस्मती से मेरी पोस्टिंग भी तुम्हारे ही शहर में हो गई है, और बदकिस्मती से तुमसे मिलने के लिए बहुत कम मौके मिलेंगे। वो क्यों? यार, अब तो हम बड़े बिजी लोग बन गए हैं, फिर भी अपने कीमती वक्त में से तुम्हारे लिए कुछ न कुछ वक्त निकालना पड़ेगा। फिर तो रिश्वत में तुम्हें पहले से चाय पिलानी पड़ेगी। मिठाई का डब्बा तो तुम साथ लेकर आए। इस गुलदस्ते के बारे में कुछ नहीं फरमाया आपने। इसका पता तो बाद में चलेगा कि फूल मोहब्बत वाले हैं या बनावट वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी बातों से कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कारोबार का सिलसिला कैसे चल रहा है? अभी तो स्टार्ट है, लेकिन फिर भी मेरी तवक्कात से कुछ बढ़कर है।
पैसों वालों के पास कुछ दिन गुजार कर पैसे कमाने का गुर सीख गए होली। सबसे पहले तो मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट का सामना करना है जो दौलत से ज्यादा मेरे लिए इज्जत का मसला बन गया है नासिर। इट्स रियली अ चैलेंज फॉर मी। इसका मतलब यह है कि तुमने बिजनेस अफेयर्स में भी जज्बात का साथ नहीं छोड़ा। उन लोगों से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं नासिर। वो लोग कौन लोग हैं? तुम नहीं जानते उनको, लेकिन अगर मौका मिला तो उनके साथ जरूर तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा। ये चोरों की तरह मेरे कमरे में कैसे दाखिल हुई हो? मैं तो कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो के दूर कहीं खलाओं में खोई रही हो। मुझे समझ नहीं आ रही ये ट्रेजिक ट्यून किस खुशी में सुने जा रहे हैं। कहो और कुछ कहो। चुप क्यों हो गई हो? मैं ये समझती हूँ इस किस्म की गमज़दा मौसीकी तो हम जैसे गमज़दा लोगों के लिए। तुम्हारे घर में तो इन दिनों खुशियों की शादियां बजने चाहिए। मुझे तो शनाई की आवाज बड़े करीब से सुनाई दे रही है। और मैं अपनी बदनसीबी का मातम कर रही हूँ। ज़ेबी, मुझे इस किस्म का बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बचगुने की अलामत भी बन सकती है। तुम मेरे मसले को नहीं समझ सकती नाज। मेरी जिंदगी एक अज़ाब बनी हुई है, एक मुसलसल टॉर्चर। देखो मेरी बन्नो, तुम जरा हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी बातें तो हर रिश्ते में होती रहती हैं। और ये तुम्हारे बुजुर्गों की रविश है। ख्वाजों की इस दुनिया में हमारे एहसासात कुचले जाते हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकते। हम दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए मरते हैं। नफरत है मुझे इन रिश्तों से। तो तुम अपनी कजिन के साथ इस रिश्ते से खुश नहीं हो? ज़ेबी, ज़ेबी, अगर ऐसी बात है तो तुम साफ साफ क्यों नहीं बता देती अपनी मम्मी को? वो तुम्हारी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकती हैं। ये उनकी उम्र भर का अरमान है और यही हसरत दिल में लेकर उन्होंने जिंदगी का एक तवील सफर तय किया। और उनकी खुशी की खातिर मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकती हूँ नाज। ये नाजी कहाँ गई थी मम्मी, और ये कहाँ से आ रही है? जेबी के घर के अलावा और वो कहाँ जा सकती है बेटा? उन लोगों के अलावा आपका इस पूरे शहर में और कोई नहीं है? तो तुम्हें इस पर एतराज है? उनकी तरफ से हमें आज तक कोई भी खुशी की खबर नहीं मिली, और ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने का कोई फायदा नहीं। देखो आफ्ताब, तुम इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो बेटा? मैं कब तक इंतजार करूं मम्मी? पापा अपने प्रॉब्लम्स में फंसे, उन्हें मेरे प्रॉब्लम्स की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं। और जेबी और बदर की बात अपने क्लाइमेक्स को पहुंच चुकी है। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, ये मैं तुम्हें समझाई देती हूँ। वो लोग अभी तक तजब्जब में पड़े हुए हैं। वो जो भी करना चाहें, लेकिन एक बात आप अपने ज़हन में रखें कि ये अब मेरी इज्जत और अना का मसला है। मैंने आज तक जो भी चाहा है उसे हासिल किया है। शिकस्त मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं, और ये शिकस्त मैं किसी सूरत में भी नहीं मानूंगा।
बदर की तरफ से कोई जवाब मिला? 50-50। कोई कामयाबी की सूरत नजर आई? शादी के बाद वो कुछ मुद्दत के लिए कैलिफोर्निया में ठहरेगा। अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलाइजेशन मुकम्मल होने के बाद वतन वापस आ जाएगा। मुद्दत कितनी है? सिर्फ 5 साल। लेकिन बेगम साहबा के साथ तो मैंने 1 साल की बात की। खुदा के लिए वो इसके लिए भी तैयार नहीं है। दिल्ली उसे कुछ समझाओ। उसके अभी कोर्सेज बाकी हैं। उसे ना कोर्सेज की जरूरत है ना जॉब की। वो अपने मुल्क में भी प्रैक्टिस कर सकता है। और फिर यहाँ मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, बेगम साहबा का प्लाजा है, उसकी जायदाद है, एंड व्हाट नॉट। ये सब कुछ मैं उसे बता चुकी हूँ। ये सब कुछ जानकर भी कहाँ हो? भेजो उसे मेरे पास। वो विकी के साथ सैर के लिए गए। आज उनका कुंड का प्रोग्राम है। वो कुंड गए? कैसी कहना तुम भी आओ जल्दी क्या यही मौका है। हम गाड़ी में बस करके तैयार खड़े हो। मेरे ख्याल में गाड़ी आ रही है। गाड़ी का नंबर नोट कर लिया? सॉरी डॉक्टर, गाड़ी का नंबर प्लेट ही गायब है। ओहो, ये कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम और मंसूबाबंदी के साथ हुआ है बीडी। ओहो, इस ओपन हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन्हें कहीं भी चेक नहीं किया। दिस इज योर कंट्री। ये मुल्क मेरा भी है और तुम्हारा भी है बीडी। मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। शुक्र करो हमारी जान बच गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। और ये तकरीबकार बच के नहीं जा सकते। दिस इज नॉनसेंस। मैं तो इस मुल्क में 1 मिनट भी अब नहीं रहूंगा। हमें हालात का मुकाबला करना होगा। वैसे तुम्हारे कैलिफोर्निया में इस किस्म के वाकयात नहीं होते। होते तो है, लेकिन किसी खास मकसद के लिए। लेकिन हमारे साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? आई एम अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक हुई। हैरत तो मुझे इस बात की है कि यहाँ तुम्हारा कोई मरीज भी नहीं है। ओके ओके, चलो चलते हैं। चलो। तुम लोगों को कुछ अंदाजा है? किसी को गोली तो नहीं लगी? कोई जख्मी तो नहीं हुआ? किसी को गोली लग भी गई हो तो क्या? आई डोंट केयर फॉर दैट। दुश्मन की मौत पर अफसोस करने वाला कोई बेवकूफ ही हो सकता है। अगर 302 का वकूआ हो भी जाए तो एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज होगी? हमारे खिलाफ तो ना तो कोई कार्रवाई हो सकती है और ना ही किसी किस्म का शक। हमने जीप भी वो इस्तेमाल की है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर ऐसी बात थी तो फिर प्रिंस ने मुझे हवाई फायर करने का क्यों कहा था? इसलिए कि हमारा मकसद इससे भी हल हो सकता है। हमारा मकसद सिर्फ उसको डराना धमकाना था। गोली की आवाज सुनकर उस कैलिफोर्निया के हीरो पर कपकपी सी तारी हो गई होगी और मुझे यकीन है कि अपनी जान को खतरे में पाकर वो सीधा अपने देश सुधार जाएगा। ऐसा नहीं करेगा तो हमारा अगला स्टेप। क्या गोलियां चल गई बदर की गाड़ी पर? ओह माय गॉड। कोई जख्मी तो नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, सब खैरियत है? थैंक्स गॉड। मैं पहुंचता हूं अभी। खुदा हाफिज। बदर के साथ क्या हो गया पापा?
ये क्या मामला है? अलाउद्दीन खान का फोन आया है कि बदर की गाड़ी पर किसी ने हमला कर दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए हैं। हैरत की बात तो ये है कि ये छुपा दुश्मन हमारा कौन हो सकता है? मैंने तो आज तक किसी के साथ कल कलेजे में बात तक नहीं की लीली। मेरा बेटा बेचारा तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं। इसका मतलब है कि हमला करने वालों ने हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई हैं। गाड़ी के साथ दुश्मनी थी उनकी। ये गोलियां मुझ पर चली हैं सर। क्यों? तुम्हारा किसी के साथ लेन देन था? अपने किसी मुखालिफ को जानते हो? मुझे मालूम है सर, ये जमाना मेरा नहीं, मेरे ख्यालात का दुश्मन है। तुम्हारे ख्यालात? इनकलाबी ख्यालात रखने वालों के साथ दुनिया ने हमेशा यही सुलूक किया है। पागलों के मुंह से इस तरह की फजूल बातें निकलती रहती हैं। ये बताओ कि तुम उनमें से किसी को पहचानते भी हो या नहीं? किसी को पहचानने का होश किसे था अंकल? आपको क्या मालूम हम पर कौन सी कयामत गुजर गई। गुंडों ने हम पर चुपकर हमला किया था डैड। वाकई ये हमला बुज़दिलाना हमला था। हमला बुज़दिलाना था, लेकिन हमला करने वाले बड़े दलेर थे डैड। दिन दिहाड़े ओपन हाईवे पर रनिंग ट्रैफिक की मौजूदगी में ये एक्शन किसी प्रोफेशनल्स का ही हो सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेरे बेटे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये छुपा दुश्मन हमारा कौन हो सकता है? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बदर कैसा है सर? तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? ये वाकया क्या था? वाकया जो कुछ भी था वो मैं तुम्हें फोन पर बयान कर चुका हूं जीएम। बाकी इन्होंने ना किसी को देखा ना पहचाना। अल्लाह का शुक्र है इसकी जान बच गई। ये तो बच गए, लेकिन सारा बोझ मेरे सर पर आन पड़ा है जीएम। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं सर? मैं जो हूं, मेरा सर चकरा रहा है जीएम। टेंशन, डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, टेंशन ऑफ हार्ट एंड व्हाट नॉट। आप हौसले से काम लीजिए सर। हमारे दुश्मन हमसे बचकर नहीं रह सकते। वो जहां कहीं भी होंगे उनको इसका जवाब देना होगा। तुम पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाओ जीएम। मेरा उनके साथ कभी वास्ता नहीं पड़ा। पुलिस और थानों के चक्कर में न पड़िए सर, इससे कुछ नहीं होगा। मुफ्त में आपकी भी बदनामी होगी और इसकी भी। बदनामी? सारा शहर आपके नाम से वाकिफ है सर, यू नो इट। रिपोर्ट दर्ज हो जाने से कल को शहर भर के अखबारों में आपका नाम भी आएगा और बदर का भी। और मेरा भी सर। अच्छा, तो तुम भी इसके साथ थे? मैं ना होता तो शायद ये ट्रेजेडी ही पेश ना आती। इस ट्रेजेडी को यहीं पर छोड़ना बेहतर है सर। और हाँ, ये ख्याल रहे कि बेगम साहिबा को इस बात की खबर ना होने पाए। बेगम साहिबा? शक्की मिजाज औरत है जी। इस किस्म की बातें सुनकर वो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कर सकती है, और कहीं आपका बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। आप किस सोच में पड़ गई हैं बेगम साहबा? उन लोगों की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला सिफतुल्लाह। अलाउद्दीन लाला को यहाँ से गए आज 4 दिन हो गए हैं। हो सकता है वो लोग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अपने लड़के को जरूर राजी कराएंगे। मैं मुसलसल तशवीश में मुब्तला हूँ सिफतुल्लाह। जी हाँ, तशवीश की बात तो जरूर है। अब तो मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। क्या बात है मम्मी? तुम्हारी अली से बातें हो गई? नहीं मम्मी, वो खुद यहाँ पहुँचने वाला है। उसके किसी मुलाजिम ने बताया है कि वो ऑफिस से काफी देर पहले निकल चुका है। ठीक है, फिर तुम उसका इंतजार करो, मैं जरा आराम करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए। हम लोग तो कल से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे प्लाजा ही के कामों में लगा हूँ। तुमसे ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र लगी हुई है कि तुम्हारे मुल्क से जाने से पहले पहले मैं अपना काम खत्म कर डालूं। मेरे मुल्क से बाहर जाने का तुम्हें किसने बताया?
मुझे मालूम है बदर अपने जॉब को ज्वाइन करने के लिए कैलिफोर्निया जरूर जाएगा। शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा वो चंद महीने यहाँ ठहर सकता है, और ये तो नहीं हो सकता कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ के चला जाएगा। वो जाना चाहे या नहीं, मुझे यहीं ठहरना है। क्या ऐसा मुमकिन है सेबी? मुझसे ज्यादा ये मेरी माँ की ख्वाहिश है, ये उसकी शर्त है अली। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता सेबी। तुम ऐसा नहीं चाहते? मुझे वतन से रुखसत करके तुम्हें खुशी होगी अली? खुश तो मैं किसी हालत में भी नहीं रह पाऊंगा, अलबत्ता मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। रिलीफ से तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ बातें दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद समझने की होती हैं। तुम्हें तो मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। तुम्हारी बात? ये मेरे दिल की आवाज है सेबी। मैं इसे एक बुज़दिल दिल की आवाज समझती हूँ, एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की आवाज। और मेरी दुनिया में इस किस्म की जुबान और ऐसे लहजे को समझने वाला कोई नहीं अली। तुम्हारी बातें मेरी तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है बेटा, लेकिन अपने आप को खतरों में झोंक देना अक्लमंदी नहीं। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है मम्मी। किताबों की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं आफ्ताब, इस किस्म की बातें और इस किस्म की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे शिकस्त के नाम से नफरत है, और जिंदगी के किसी मैदान में भी मैं किसी राइवल, किसी हरीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदर को मेरे रास्ते से हटना होगा। बदर बेचारा एक मेहमान की हैसियत से आया है और मुसाफिर की तरह चला जाएगा, ये मैं जानती हूँ। बेगम साहबा की शराइत पर वो ज़ेबी से कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। बदर चला जाए तो अली के साथ हिसाब किताब मैं बाद में चुका दूंगा। अली? बेगम साहबा ने अपने प्लाजे का काम उसकी फर्म के हवाले करके उसे अपने करीब आने का मौका फराहम किया है। जाहिल औरत। हाँ, वो भी फर्म का मालिक बन बैठा है। कल तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा और आज हमारे मुकाबले के लिए पर तोल रहा है। इस मुकाबले में उसे मुंह की खानी पड़ेगी, उसका अंजाम बहुत करीब है। ये सब तुम्हारे बाप का कसूर है। गांव से भूखों प्यासों को लाकर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, नमक हराम कहीं के। मम्मी! क्यों, मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती? गलत बात किसे अच्छी लगती है? नाजी, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। अपने बाप और भाई के मुकाबले में गैरों की तरफदारी करती हो। मैं हक और इंसाफ की तरफदारी कर रही हूँ मम्मी। हक और इंसाफ? हाँ, अगर एक शख्स अपनी हिम्मत और एफर्ट से अपने लिए रोजी कमाने की कोशिश करे तो कौन सी बुराई है? ये उसका हक है। 2 वक्त की रोटी की तलाश में ये लालची लोग सारी उम्र यूं ही मारे मारे फिरते रहेंगे। यही तुम्हारा खानदान है, यही तुम्हारी फितरत। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरे बेटे को मेरे बेगैरत भाई का मोहताज नहीं बनने दिया। गैरतमंदों का साथ अल्लाह देते हैं खान जी। इंशाअल्लाह साल के अंदर अंदर वो इन सबसे बाजी ले जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा इंदरगुला। ये हमारा खान शेर में कौन सा कारोबार कर रहा है इंदरगुल मामा? अभी तुम्हें कौन सी जबान में समझाना पड़ेगा? तुम्हारी इस नासमझी में ही तुम्हारा खैर है। अपने काम से गरज रखो। अपना काम? हाँ, जाओ मवेशियों को चारा डालो, बेचारे सुबह से भूखे खड़े हैं। जा रहा हूँ, मुझे अपना काम का पता है। जाओ जाओ जाओ। ये तो फकीर मोहम्मद खान का टांगा है। हाँ, ये भी मौका मिलते ही गांव का चक्कर लगाता है। अजीब आदमी है। गैरत को गठली में बांधकर गांव से हिजरत की। अब बार बार यहाँ आने की क्या जरूरत है? जब देखो टिकाटिक टकाटक टिकाटिक। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। तो खाना बखैर। फिर कोई नया झगड़ा साथ लेकर आए हो क्या? झगड़ा तो वही पुराना झगड़ा है। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में मिल गए, वरना हम तो सीधे शहर जा रहे थे। शहर में कोई काम है? एक सीएम साहब से फैसला करने जा रहे थे खान। उसके पास जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है फकीर मोहम्मद खान। और यहाँ आने से अब वो कतराता है खान। तुला क्या कह रहा है? मैंने बहुत सब्र से काम लिया है शेरलाला। उनको मैंने 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, मगर उनकी तरफ से मुझे किसी किस्म का जवाब नहीं मिला। अब मैं मजबूर हूं कि अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लूं। इस बात की इजाजत तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए कि ये तुम्हारा हक है। फिर उस जमीन पर ट्रैक्टर चलाते वक्त आपको भी मेरा साथ देना होगा। मेरी जरूरत तुम्हें है। आपकी मौजूदगी तो बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि गांव के लोगों को ये ताना देने का मौका न मिले कि फकीर मोहम्मद खान ने शेर खान की मौजूदगी में उसके भाई की जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा ताकि उसी भी दूसरों के दुख दर्द का एहसास हो जाए। सर जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। इससे ज्यादा सुनने की मुझ में ताब नहीं खादिम हुसैन। मुझे मालूम नहीं था कि फकीरा दिन दहाड़े मेरे खेतों पर कब्जा जमाने की जुर्रत करेगा, और वो भी मेरे भाई के सामने। उनके मुलाजिम तो खुद उनके साथ काम में लगे हुए थे। खानलाला के मुलाजिम? तुम यकीन से कह रहे हो खादिम हुसैन? सर जी, इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इस काम को तो हमारे मज़ारों ने अपनी आंखों से देखा है। और वो ये सब कुछ खामोशी से देखते रह गए। किसी की मजाल क्या है सर जी? फकीरे के फसाद से तो पूरा गांव कांपता है। फकीरे का इलाज तो मैं किसी न किसी तरीके से कर ही लूंगा, लेकिन ये दुश्मनी तो मेरे अपने भाई ने मेरे साथ की है। उसको मुझसे बदला लेने का अच्छा मौका मिला। ये बदला हम सारे गांव से लेकर रहेंगे। मैं अपने आदमियों को... मेरे आदमी तो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए खादिम हुसैन। 2-4 आदमी मिलकर सारे गांव का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ तो मैं अपने भाई के आसरे पर करता रहा, और वो भी मेरे दुश्मनों के साथ मिल गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर जी? आफ्ताब खान के पास भी तो अपने बॉडीगार्ड मौजूद है। खबरदार खादिम हुसैन, आफ्ताब को इस बात की खबर न होने पाए। अपनी जायदाद तो मैं किसी न किसी तरीके से वापस ले ही लूंगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे को मैं किसी कीमत पर खतरों में डालने का रिस्क नहीं ले सकता। वो तो पहले ही बड़ा जज्बाती है। तो सर जी, फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? अब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा खादिम हुसैन। फकीरे ने कानून को अपने हाथ में लेकर अपने लिए खुद गड्ढा खोदा है। मैं उसे शिकस्त दूंगा, लेकिन तसादम से नहीं, हुनर और सियासत से। मुबारक हो खान, मुबारक। चलो, हमारे खान का ये अरमान तो पूरा हो गया है ना। अब्दुल्ला चाचा, ये बताओ मामा जी कहाँ हैं? डेरे में बैठे हुए हैं। आओ बैठो। मामा जी। वालेकुम अस्सलाम नासिर बेटा। तुम इतने जल्दी गांव आ गए? तुम्हें नई नई मुलाजमत मिली है, इतनी छुट्टियां करते हो? मामा जी, आपकी तरफ से गाड़ी मिलकर मुझे हैरत हुई। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिलने से? ये बताओ कि गाड़ी पसंद आई कि नहीं? गाड़ी तो A1 है मामा जी, लेकिन... देखो बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था, और जो तुम्हारा मामा जी वादा करता है
तो मौला इसे पूरे करने के वसीले भी पैदा कर देता है। इसके लिए आपने अपनी जमीन बेच डाली? कुछ पैसे मेरे जमीन से हाथ लगे और कुछ तुम्हारी जमीन के इजारे के बस। मेरी जमीन? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारा हक मिल गया है। हक आपको मिल गया है या आपने छीन लिया मामा जी? इस दुनिया में किसी भी जालिम ने आज तक अपनी मर्जी से किसी को अपना हक नहीं दिया। उनकी कलाई मरोड़ कर उनसे अपनी शहर अली खान। मैं कुछ समझा नहीं। हमारी जमीन तब हमारे हाथ लगी जब हमने उन पर गोलियों की बारिश बरसाई। गोलियों की बारिश या खून की बारिश? खून तो गैरत वाले बहाया करते हैं, गीदड़ और लोमड़ी तो नहीं। मामा जी, ये तो मैं जानता हूं कि जब मैं एक गोली चलाऊंगा तो मेरा दुश्मन अपने बंगलों की पनाह गांव में अपने बच्चों के सर छुपाने के लिए तरकीबें सोचता रह जाएगा। उनकी पनाहगाहों की आड़ में से आप पे भी गोलियां चल सकती है मामा जी। तुम्हारे हक के खातिर मैंने अपना सीना दुनिया की हर मुसीबत के सामने तान लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता मामा जी। मुझे नहीं चाहिए पराई जमीन। उनको उनकी जमीन वापस कर दे। जमीन उन्हें वापस कर दूं या अपनी गैरत? ये जमीन अब उनकी नहीं रही। इस जमीन को मैंने अपने बाजू के ताकत से छीना है। ताकत का इस्तेमाल जिस शक्ल में भी हो मामा जी, मैं उसके खिलाफ हूँ। कमजोर बात जिसके मुंह से भी निकले वो मेरा दुश्मन है नासिर। तुम्हारे मामा जी तो ये चाहते हैं नासिर खान कि तुम लोगों के साथ बराबरी कर सको। लोगों के साथ बराबरी मैं अपनी हिम्मत के बल पे करूंगा, अपनी हिम्मत के बल पे। और दूसरी बात यह कि मुझे नहीं चाहिए गाड़ी आपकी। नहीं चाहिए तुम्हें ये? मैं आग लगा दूंगा इसे, राख कर दूंगा मैं सब कुछ, राख कर दूंगा मैं इसे। आराम से खान, आराम से हौसला रखें खान। अच्छा वो हमारा यार भी काम का आदमी बन गया। क्यों? अभी तक बेकार था मैं। बेकार आदमी को तो इस जमाने में बेकार ही समझा जाता है। कार से मेरी मुराद तुम्हारी मोटर कार है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात को, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि यह इंसान की कदोकामत का अंदाजा उसकी गाड़ी, बंगले और मटेरियल एसेट से क्यों लगाया जाता है। ये तो जमाने की रविश है, हमारे वक्त का शऊर है नासिर। बेशऊरी को तुम शऊर का नाम दे रहे हो अली? इसका मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी की सारी इमारत महज मानसिकता की बुनियादों पर ही खड़ी है। अरे यार, तुमने तो मजाक को संजीदा बहस का रूप दे दिया है। ये बहस नहीं, एक हकीकत है अली। एक ऐसी हकीकत जिसने हमारी जिंदगी की सारी हकीकतों को नीचे दबा दिया है। चलो यार, कुछ अपनी गाड़ी के बारे में बताओ। पता नहीं मामा जी ने क्या क्या जतन करके तुम्हारे लिए इतनी कीमती गाड़ी खरीदी है। मामा जी का मेरे पास कोई जवाब नहीं, वरना यकीन जानो अली, इस गाड़ी में बैठ के मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं दहकते हुए अंगारों की भट्टी में धंस गया हूं। मुझे निकाल दो इस भट्टी से अली, खुदा के लिए मुझे निकाल दो इस भट्टी से। कोई बताए कि गम क्या है और खुशी क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। तिलिस्म टूट गया दिल फरेब रिश्तों का, किसी के चेहरे से खुलता नहीं कोई क्या है। डैड, आप बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं। ये स्टमक की मेडिसिन, ये नलजैसिक, ये तरह तरह के नुस्खे एंड व्हाट नॉट। मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ा हूं और जिन हालात से दो चार हूं उनमें ये भी कम है। लेकिन जरूरत से ज्यादा मेडिसिन सेहत के लिए कातिल है। इनमें हर एक से ज्यादा रिएक्शन का खतरा भी हो सकता है। दिस इज रियली डेंजरस। डेंजरस? डेंजरस फॉर व्हाट? डेंजरस फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ डैड।
तुम्हें मेरी जिंदगी की फिक्र है बेटे, और मुझे इस जिंदगी की परवाह ही नहीं है जिसका लम्हा लम्हा मेरी उमंगों, मेरी हसरतों का कातिल है। डैड, एक डॉक्टर की हैसियत से मैं आपको यह मशवरा देता हूं कि इन मेडिसिन से ज्यादा आपको मुनासिब खुराक और अच्छी आबोहवा की जरूरत है। क्लाइमेटिक चेंज आपके लिए निहायत जरूरी है। ये आबोहवा की तब्दीली से तुम्हारा मकसद कहीं ये तो नहीं है कि मैं अपने वतन को खैराबाद कह दूं? अपनी सेहत और इलाज के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते डैड, और आप तो खुशकिस्मत हैं कि कैलिफोर्निया जैसे सेहत अफजा मुकाम पर आपके बेटे सेटल हैं, उनके घर हैं, कारोबार है। अगर तुम मौत के खौफ से मुझे यहां से भगाना चाहते हो तो बेटा तुम्हारा बाप इतना बुज़दिल नहीं है। पाकिस्तान में पड़ी हुई जिंदा लाश को कैलिफोर्निया ले जाकर दफनाने की क्या तुक बनती है? प्लीज डैड, 70 बरस इस सरजमीन पर गुजारने के बाद मेरे वजूद पर इस मिट्टी का जितना कर्ज है उसको वापस करने का मेरे पास कोई हल नहीं है, और तुम मुझे पराये कर्जे तले दबाना चाहते हो? दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, लेकिन हमारे बुजुर्गों की सोच में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। फिर क्या हुआ बदर? डैड मुझे यहां रोकना चाहते हैं और यहां पे मेरे लिए 1 महीना गुजारना भी मुश्किल है। जस्ट इम्पॉसिबल मॉम। इससे पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हें ठहरने के लिए कहूं, मगर जब से तुम्हारी गाड़ी पर हमला हुआ है मुझे तरह तरह के अंदेशे आने लगे हैं। यहां मेरी जिंदगी खतरे में है। इसके बारे में तुम्हारे बाप को खुद भी सोचना चाहिए। लेकिन जेबी की मां की शराइत? उसको हमारी शराइत पर चलना होगा, और अगर वो जिद करती है तो अपनी बेटी को अपने घर में बिठा के रखे। मुझे अपने बेटे की जान प्यारी है। वाह, ये क्या हो रहा है? आपका फोटोग्राफ सर। मुझ पे क्या गुजर रही है और तुम आए हो तस्वीर खींचने? मुझे मालूम है सर, लेकिन ट्रेजिक और पेंसिव मूड में आपकी शख्सियत बड़ी ग्रेसफुल, बड़ी शानदार नजर आती है। ये फोटो मेरे फन का शाहकार होगा। मेरा घर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, एंड व्हाट नॉट हो गया हूँ, और तुम आए हो अपने फन का मुजाहरा करने। आई एम सॉरी अंकल, मैं अपने फन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वैसे आपके चेहरे पर गम और तफक्कुरात के एक्सप्रेशन बड़े पुररौनक और शानदार नजर आते हैं। मेरी मौत पर तुम्हारा फन उरूज तक पहुंच जाएगा। ओवर ट्रेजिक बनने की जरूरत नहीं है अंकल, मैं तो इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकता। क्यों? मैंने क्या जिंदगी का ठेका ले रखा है? आपका वजूद जिंदगी में जिंदगी की अलामत है सर। अपनी जिंदगी की अलामतें मुझे कुछ अच्छी नजर नहीं आती। क्यों? क्या हो गया सर? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा छूटने वाला है। मैं कत्ल हो रहा हूं विकी, जिंदगी के हाथों, अपने बेटे के हाथों। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर मैं बदर को यहाँ ठहरने पर राजी करूंगा। नहीं विकी, नहीं। अपनी जिंदगी, अपनी खुशी की खातिर मैं अपनी औलाद के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। फिर मैं बेगम साहिबा के पास जाऊंगा। क्या हुआ मम्मी? काका? आप रो रही हैं मम्मी? मम्मी, तुम्हारे बाबा की वसीयत मुझे रुला रही है। मेरे पापा की वसीयत? तुम्हारे पापा को बड़ा नाज था अपने खानदान पर, और आज मुझे वही जवाब मिला जिसका मुझे डर था। मम्मी,
वो तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहते हैं ज़ेबी। बदर तुम्हें अपने साथ अलाउद्दीन खान के बेटे का प्रोग्राम 5 साल अमेरिका में गुजारने का है। इसके बाद इंशाल्लाह वो सारे बहाने हैं सिफतुल्लाह। मैं उन लोगों की नियतों को पहले से जानती हूँ, लेकिन मैं खान बहादुर साहब की रूह को क्या जवाब दूं? खान बहादुर साहब की रूह कभी भी आपकी आंसू से सुखी नहीं होगी मम्मी। मेरे पास तो इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर वो लोग आपको इतने अजीज हैं तो फिर आपको उनकी शराइत भी माननी होंगी। उनकी शराइत? ये तुम क्या कह रही हो ज़ेबी? मैं 5 दिन तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकती, और 5 साल बाद माँ बाप की खुशी की खातिर औलाद तमाम जिंदगी कैद में भी गुजार सकती है। ज़ेबी, आपकी खुशी की खातिर मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ। शरीफ बच्चियां ऐसा ही करती है मेरी बेटी। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी की कैदी नहीं बनने दूंगी। कैदी तो मैं पहले से ही हूँ। कैदी तो यहाँ हम सब हैं। खानदान की 4 दीवारी में बसने वाले मजबूर और बेबस कैदी, जिनकी जिंदगी के फैसले होते हैं और उनसे पूछा तक नहीं जाता। तो क्या तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है? तो सब कुछ जानती थी ज़ेबी, तो फिर भी खामोश रही। शरीफ बेटियां ऐसा ही करती है बेगम साहबा। उनकी जबान बंद रहती है। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। सर जी, बेगम साहिबा का आदमी सपुतलाल आया सर जी। ठीक, समझा। क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ। सब कुछ चल गया है, सब कुछ चला गया, सब कुछ बदल की मां। सब कुछ जल गया? क्या? मेरी खुशियां, मेरे ख्वाब, मेरी इज्जत, मेरी रूह, and what not, and what not.